अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ मुझे मांगने की अदा न दे पार्ट 2। एक ज़ोरदार घूंसा उसके अंदर को धंसे हुए दाएं गाल पर पड़ा था। तुम कौन हो? सियाह लिबास में मलबूस ऑफिसर उसके सर पर खड़ा दहाड़ रहा था, लेकिन उसने लब सी रखे थे, जिससे ऑफिसर के तैश में इजाफा हुआ था। उसने उसे एक जोरदार ठोकर मारी थी और वो जो कुर्सी के साथ बंधा हुआ था वो कुर्सी समेत औंधा हो गया था। सर में पहले दर्द की ठेस उठी थी और फिर कुछ नम सा महसूस हुआ था, एक नमी जो कनपट्टी से लकीर सी बनाती हुई कान तक आ गई थी। ऑफिसर पंजों के बल उसके पास बैठा था। तुम कौन हो? उसके बाल मुट्ठी में दबोचे वो एक एक लफ्ज चबाकर बोल रहा था। मुझे खुद नहीं पता। उसके लहजे में बेबसी थी, एक दर्द भरी बेबसी। अब दूसरी तरफ, मम्मा प्लीज इस तरह की पार्टीज के लिए मुझे फोर्स मत किया करे। शदीद बोर होती हूँ मैं वहां जाकर। अपने बेड पर नीम दराज वो निहायत उकताए हुए लहजे में कह रही थी। कमरे में नीम अंधेरा था, वो शाम का वक्त था। अंधेरे ने अभी अपने पर नहीं फैलाए थे, मगर उसके कमरे की खिड़कियों पर भारी पर्दे पड़े हुए थे। लाइट ऑफ थी। बेड के सामने वाली दीवार पर आवेजा एलसीडी बगैर आवाज के चल रही थी और इसी की स्क्रीन की रोशनी कमरे में फैली हुई थी, जो कभी कम हो रही थी तो कभी ज्यादा। मुझे समझने की कोशिश करो मेरी जान। अगर ये तुम्हारे चचा की पार्टी ना होती तो मैं कभी तुम्हें यूँ फोर्स ना करती। तुम अपनी मर्जी से नहीं जाती, लेकिन वहाँ तुम्हारी फूफू, ताया और चचा के सामने मुझे जवाबदेह होना पड़ता है। उन्हें लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे ददियाल से दूर कर रही हूँ, क्योंकि तुम अपने ननियाल का कोई इवेंट तो कभी भी मिस नहीं करती। इन सब की बातों से तुम्हारे पापा भी बदजन हो जाते हैं। कई दिन तक उनका मूड ठीक भी नहीं रहता। फिर सियाह साड़ी में मलबूस उसके बेड के सामने खड़ी वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। मम्मा, आपको पता है कि बात ननियाल या ददियाल की नहीं है, मेरी बात मेरे कंफर्टेबल होने की है। फुप्पू, ताया और चचा में से किसी के बच्चों के साथ कभी भी मेरी नहीं बन सकी। अजीब सी नेगेटिविटी है उनके अंदर। मैं उनके साथ अच्छा नहीं फील करती और अकेली मैं शदीद बोर होती हूँ पार्टीज में। सीधा होकर बैठते हुए उसने अपने बाल समेटकर जोड़े की शक्ल में लपेट लिए। मैं समझती हूँ ये सब, मगर बाकी लोग नहीं समझते। ये पार्टी तुम्हारे चचा ने अपनी नई फैक्ट्री की खुशी में दी है। आधा शहर इनवाइटेड है। तुम्हारी गैर मौजूदगी पर सब बहुत बातें बनाएंगे, जब तुम कहीं मसरूफ भी नहीं हो। संडे है आज, सुबह से फारिग घर में बैठी हो। वो आकर उसके सामने बैठी थी। एक तो पता नहीं आप लोगों को क्यों इतना सर पर सवार करती है, उसके अंदाज में बेजारी थी। हुरैन, मेरा बच्चा, चलो उठ जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। अपनी मम्मा के लिए? उसका हाथ थामकर उन्होंने निहायत मोहब्बत भरे लहजे में कहा। मम्मा, जल्दी वापस आ जाना मेरी जान, ज्यादा देर बेशक नहीं रुकना। उनके अंदाज में शेरनी घुली हुई थी। मैं सिर्फ आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। ठीक है। आप लोगों के साथ भी नहीं जाऊंगी, खुद से आऊंगी कुछ देर तक। ठीक है, लेकिन आना जरूर। उसकी शर्त मानते हुए उन्होंने ताकीद की। जाहिर है, जब कह दिया है तो आऊंगी। चलो फिर मैं और तुम्हारे पापा निकल रहे हैं। वो उठ खड़ी हुई थी। उनके कमरे से निकलने के बाद वो भी उठकर बैठ गई। क्या मुसीबत है, अच्छी भली मूवी देख रही थी मैं। सुबह से अपने कमरे में घुसी वो अच्छी खासी सुस्त हुई पड़ी थी। कहीं भी जाने को मूड नहीं हो रहा था, लेकिन जाना तो था। बुरे बुरे मुंह बनाती वो बेड से उठकर वार्डरोब के सामने आकर खड़ी हो गई थी। अब क्या पहनकर जाऊं इस फजूल पार्टी में। अब दूसरी तरफ, अंधेरी कोठरी में गर्दिश करता सवाल उसके अंदर उतर आया था। मैं कौन हूँ? मैं ये चेहरा हूँ, मैं ये जिस्म हूँ, लेकिन ये चेहरा, ये जिस्म दिन ब दिन अपनी साख खो रहा है। क्या मैं खो रहा हूँ? उसने जहन के सामने सवाल रखा, लेकिन वहां ऐसी खामोशी सुकूत था जिसमें नफी या असबात नहीं था, बल्कि एक तकद्दुस था। उस तकद्दुस की चादर ओढ़े वो जहन की सतह से एक कदम नीचे उतरा था। वहाँ एक नई दुनिया थी, महसूसात की दुनिया, जो एहसास दिला रही थी कि वो खो नहीं रहा, बल्कि कुछ पा रहा है, कुछ ऐसा जो उसके पास पहले नहीं था। मेरा जिस्म खो रहा है, लेकिन मैं नहीं खो रहा। इसका मतलब मैं मेरा जिस्म नहीं हूँ। जिस्म मादी चीज है। मैं हमेशा से सुनता आ रहा हूँ, इंसान जिस्म से बढ़कर होता है। मैं अपनी सोच हूँ।
एकदम उसे नया सिरा मिला था। सोच, उसने इस नए सिरे को थामा। मैं सोच हूँ, लेकिन सोच क्या होती है? सोच कुछ नहीं होती, सोचें होती है। एक वो सोचे जो बिन बुलाए मेहमान की तरह दिलो दिमाग में बसेरा कर लेती है, और एक वो सोचे जिन्हें हम खुद ऊत देते हैं। एक वो सोचे जो थकान देती है, एक वो सोचे जो राहत देती है, एक वो सोचे जो बेमकसद किसी झोंक की तरह दिमाग से लिपटी रहती है, और एक वो सोचे जो बामकसद और मुनज़्ज़म होती है। मैं कौन सी सोच हूँ, बेमकसद या बामकसद? मेरा नुक्ते आगाज़ क्या है? ये नुक्ता कहीं मेरे अंदर है या खारजी है? उसने एक बार फिर जहन के सामने सवाल रखा। वहाँ एक बार फिर खामोशी थी, खामोशी, बिल्कुल खामोशी। एक लम्हे के लिए ऐसी खामोशी छाई थी जहाँ किसी सोच का भी गुजर नहीं था। ऐसे लम्हे होते हैं जहाँ कोई सोच नहीं होती। अगर मैं सोच हूँ तो जब सोच नहीं होती तो मुझे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं होता हूँ। मैं उस लम्हे को महसूस करता हूँ जहाँ कोई सोच नहीं होती। तो मैं सोच नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसमें सोच उभरती है। वो क्या है जिसमें सोच उभरती है? मैं क्या हूँ? ठंडे फर्श पर सीमेंट उखड़ी दीवार के साथ टेक लगाए बैठा वो खुद से सवाल कर रहा था। ऐसा सवाल जिस पर पिछले 30 साल से पर्दा पड़ा हुआ था। वक्त ने सारे के सारे पर्दे बेरहमी से उतार फेंके थे, और अब पूरी कायनात उससे ये सवाल पूछ रही थी जो उसने खुद अपने आप से कभी नहीं किया था। हालांकि करना चाहिए था। इतना बुनियादी सवाल था ये। मैं था क्या? हाल में जवाब ना पाकर उसने माजी में छलांग लगाई, और फिर उसे याद आया एक वक्त था जब वो तलब था, सरापाए तलब, सरापाए ख्वाहिश, ऐसी ख्वाहिश जो उसके अंदर की गहराइयों से निकलती थी, जो उठते बैठते सोते जागते उसके साथ रहती थी, जिसके मिलने का ख्याल जिस्म को राहत बख्शता था, जिसकी खुशबू से सोचें महकती थी, जिससे वसाल की उम्मीद, हर ख्वाहिश, हर जज्बे में नए रंग भरती थी। वो तलब, वो ख्वाहिश, वो जज्बा जिसे दुनिया मोहब्बत कहती है, वो मोहब्बत जिसका महूर एक इंसान की ज़ात होती है। ऐसी ही ज़ात जिससे पूछा जाता है तुम कौन हो? कभी वो कहती है मैं जिस्म हूँ, कभी कहती है कि मैं सोच हूँ, कभी कहती है कि मैं तलब हूँ, मैं ख्वाहिश हूँ, मैं प्यास हूँ। मेरी तिश्नगी अज़ल से है, और इस तिश्नगी का मौजिब एक ही ज़ात है, फ़कत एक ही ज़ात। अब दूसरी तरफ डार्क ग्रीन कलर के कोट स्टाइल शर्ट के अंदर लाइट ग्रीन कलर की प्लेन स्ट्रेट शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस वो एक कॉर्नर टेबल पर बैठी अपने फ़ोन में मसरूफ़ थी। उसे आए अभी 10 मिनट ही हुए थे। 20 मिनट उसने यहाँ मज़ीद गुजारने थे और फिर उसने निकल जाना था। हेलो, कोई बिल्कुल उसके सर पर आकर खड़ा हो गया था। उसने नागवारी से नज़रें उठाकर देखा। अहमद सिद्दीकी लबों पर दिलकश मुस्कुराहट फैलाए उसके सामने खड़ा था। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, उसकी नज़रों की नागवारी उसने जांच ली थी। तभी गर्दन पर हाथ फेरता वो शर्मिंदा सा नजर आया। कोई भी जवाब देने के बजाय वो सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। बैठ सकता हूँ यहाँ? उसके सामने बड़ी कुर्सी की बैक पर हाथ रखे वो इजाज़त तलब नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। बैठ जाए, कुछ सोचकर उसने जवाब दिया और फिर फ़ोन बंद करके सामने टेबल पर रख दिया। वो अब पूरी तरह से उसकी तरफ मुतवज्जा थी। उसकी इजाज़त मिलते ही उसने भी कुर्सी संभाल ली थी। लगता है पार्टी में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इधर उधर खुशगपियों में मसरूफ़ लोगों पर नज़र डालकर उसने कहा था। जी, ऐसा ही है कुछ। सीने पर हाथ बांधकर वो टेक लगाकर बैठी थी। अहमद की नज़र उसके चेहरे पर ठहरी थी और कुछ लम्हों के लिए साकित हो गई थी। खिलाफ मामूल उसने आज आंखों में काजल लगा रखा था और सियाह बालों के सिरे कर्ल कर लिए थे। उसकी साफ रंगत गहरे रंग के लिबास में नुमाया हो रही थी। अच्छी लग रही हैं आप, बल्कि ये कहना चाहिए कि हमेशा अच्छी लगती है आप। वो जैसे मिसमराइज सा था। शुक्रिया, उसने अपनी मखसूस बेनियाजी के साथ तारीफ वसूल की। आंटी से पता चला था कि आप रज़ा भाई के इंस्टीट्यूट में जॉब कर रही हैं। कैसी जा रही है आपकी जॉब? बहुत अच्छी।
रज़ा भाई के साथ काम करना यकीनन एक बहुत अच्छा तजुर्बा होगा आपके लिए। उनका छोटा भाई फिदा मेरा क्लास फेलो था। उनके यहाँ मेरा काफ़ी आना जाना होता था और रज़ा भाई से भी बहुत अच्छी सलाम दुआ थी मेरी। बहुत दिलचस्प आदमी है वो। बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो काफ़ी ग्रो कर गया है आपका इंस्टीट्यूट। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं आप लोग। आप इंटरेस्टेड है? जी, किस प्रोग्राम में? कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग के प्रोग्राम्स में। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। कम्युनिकेशन वाकई एक आर्ट है। बिजनेस स्टडीज़ में भी इस पर बहुत फोकस किया जाता है। मैंने भी इंग्लैंड में एक कोर्स किया था कम्युनिकेशन स्किल्स पे। दूसरा लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में शुरू किया था किसी ज़माने में, मगर वो अधूरा रह गया था। और फिर बात से बात निकलती चली गई। ये मौजू था जिसमें हुरैन वाकई इंटरेस्टेड थी। 20 मिनट की बजाय वो 1 घंटे के बाद उठी थी और उठने से पहले उन दोनों के दरमियान फ़ोन नंबर्स का तबादला भी हो चुका था। अब आगे। वो रात खामोश थी। हालांकि तारों ने बड़ी चाह से फलक की सियाह चादर पर महफिल सजाई थी। चांद ने भी उस महफिल की रौनक बढ़ाने की अपनी सी कोशिश की थी, लेकिन झिलमिलाती रोशनियों में गहरे स्विमिंग पूल के किनारे सीढ़ियों पर बैठी उस लड़की के दिलो दिमाग पर भारी बोझ था। सो रात की तमाम तर खूबसूरती उसके लिए बेमानी थी। ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? उसने चेहरा हाथों में छुपाया हुआ था। सियाह सिल्की बाल उसके वजूद के गिर्द हिसार बना रखे थे। इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कैसे कर सकती हूँ मैं? गहरा पछतावा उसके नम लहजे में बोल रहा था। कैसे सामना करूंगी मैं सर का? क्या कहूंगी कि इतनी अहम जिम्मेदारी जो मैंने इतने ज़ौक़ व शौक़ से उठाई थी उसमें नामुकम्मल हो गई हूँ। ओह माय गॉड, इतनी अहम फाइल कैसे गुम कर सकती हूँ मैं? उसके आसाब शदीद किस्म के तनाव का शिकार थे। आने वाले वक्त का ख्याल उसे बेचैन किए हुए था। अस्सलाम वालेकुम जी। वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ था। क्या है? उसने एक झटके सर उठाया। अंदाज में नागवारी थी। जी, ये फाइल। उसके हाथ में नीले कवर वाली फाइल थी। ये किधर से मिली तुम्हें? उसने उसके हाथ से फाइल झपटी थी। एकदम ढेरों बोझ उसे अपने कंधों से सरकता हुआ महसूस हुआ। वो जी, चौकीदार किसी काम से बाहर गया था तो उसने मुझे गेट पर बैठने को कहा था। कोई बंदा आया था बाइक पर, उसने दी थी कि आपको दे दूं। माली वजाहत दे रहा था। ये कब की बात है? यही जी, कोई असर की। और तुम अभी दे रहे हो मुझे? तुम्हें अंदाजा है कि मैं कितनी परेशान थी इसके लिए? उसका अंदाजा गसीला था। माजरत ख्वाह हूँ जी, कहकर वो मुड़ गया था। सुनो, उसने पीछे से पुकारा था। जी। वो एक बार फिर हाथ बांधे उसके सामने खड़ा था। जिस शख्स ने ये फाइल दी उसने अपने बारे में कुछ बताया? नहीं जी। किस तरह का हुलिया था उसका? इतना गौर नहीं किया जी मैंने। बाइक पर था, आम सा ही था, कुछ खास नहीं था। वो जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। हेलमेट पहना हुआ था ना उसने? जी। वो किसी और सोच में गर्क हो चुकी थी। मैं जाऊं जी? वो भूल चुकी थी कि वो खड़ा है। हाँ जाओ। वो एकदम हाल में लौटी। अब आगे। आज हम मॉड्यूलेशन वॉइस पर बात करेंगे। बेबी पिंक और ग्रे कलर के लिबास में मलबूस वो हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी। क्लास में मौजूद लोगों की तवज्जो हासिल करने में उसे कभी भी वक्त का सामना नहीं करना पड़ता था। इस वक्त भी इन 15 लोगों की नज़रें उस पर जमी हुई थी। मॉड्यूलेशन वॉइस यानी हम अपनी टोन, पिच, अल्फाज पर दबाव और बोलने की स्पीड से किस तरह अपने पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा मौसर बना सकते हैं। उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। उसके बोलने का अंदाज दिलकश था। वहाँ मौजूद कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो ये लब व लहजा अपनाना ना चाहता हो। हमेशा की तरह पहले हम डिस्कशन करेंगे, वीडियोस देखेंगे, फिर प्रैक्टिस सेशंस शुरू होंगे और फिर एग्ज़ाम्स। वो कमरा क्लासरूम के तर्ज पर बना था। उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले वो 15 लोग उसके सामने कुर्सियों पर बैठे थे और वो उनके सामने बने ज़रा ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चलते हुए बात कर रही थी। प्लेटफॉर्म के दाएं कोने पर रोस्ट्रम रखा हुआ था और उसके पीछे दीवार पर प्रोजेक्टर की डिस्प्ले शीट लगी हुई थी। डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों में से कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है
कि जिससे जाहिर हो कि मॉड्यूलेशन वॉइस क्यों ज़रूरी है। रोस्ट्रम पर दाहिनी कोहनी टिकाकर वो खड़ी हुई थी। हाँ, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। वो एक कम उम्र सी लड़की थी। मेरे फिज़िक्स के टीचर पढ़ाते हुए हमेशा एक ही ट्यून में बात करते हैं और जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो पूरी क्लास सो रही होती है। उसकी बात पर दबी सी हंसी उभरी थी। तभी रोस्ट्रम पर पड़े उसके फ़ोन की बेल भी बज गई। अहमर कॉलिंग। कॉल काटते काटते न जाने क्या सोचकर उसने उठा ली। क्लास में डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी थी, सो वो फ़ोन लिए कमरे से बाहर निकली थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अहमर बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मैं रज़ा भाई से मिलने आया था। तुमसे हो सकती है मुलाकात? कहाँ हो अभी तुम? रज़ा भाई के ऑफिस में। ऐसा है अहमर कि मेरी अभी एक क्लास चल रही है। कब तक है तुम्हारी क्लास? अभी 35 मिनट बाकी है। मैं वेट कर लेता हूँ। देख लो, अच्छा खासा टाइम है। कोई नहीं, मैं रज़ा भाई से गपशप लगाता हूँ, लेकिन तुम्हारी क्लास ख़त्म हो जाए तो लंच पे चलेंगे बाहर। बाहर क्यों? इसके बाद तो फ्री हो ना तुम? चलो ठीक है। 1 घंटे के बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। लंच के बाद वो लोग लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए थे। एक भरपूर शाम गुजारने के बाद जब वो घर आई तो उसका अहमद सिद्दीकी के बारे में नुक्ता नज़र काफ़ी हद तक बदल चुका था। इतना भी ऑर्डिनरी नहीं था वो, खासी दिलचस्प शख्सियत का मालिक था। अब दूसरी तरफ, देखो प्लीज़ बता दो मुझे कि तुम कौन हो। आज उस ऑफिसर के लबो लहजे में बेचारगी थी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है ये जानना मेरे लिए कितना ज़रूरी है। उसके सामने कुर्सी पर बैठा वो जैसे आखिरी हुर्बा आजमा रहा था। मेरे करियर का, मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। उसके अंदाज में वाकई इल्तिजा उतरी हुई थी। तुम्हारा ये छुपाना तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। तुम अपनी ज़िंदगी के 7 कीमती साल ज़ाय कर चुके हो। तुम जिस्मानी तौर पर तकरीबन नाकारा हो चुके हो। शदीद किस्म के तशद्दुद से गुजरने के बाद तुम्हारी जहनी इस्तेदाद भी अब कभी भी पहले जैसी नहीं होगी। तुम्हारा अगर कोई कैरियर था भी तो अब नहीं रहा। देखो, रहम करो खुद पर। बता दो मुझे कि तुम कौन हो। उसके सामने कुर्सी खींच कर बैठते हुए उसने दोस्ताना अंदाज़ा इख्तियार किया हुआ था। मैंने सोचा है, बहुत सोचा है इस बारे में, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। बहुत धीमी सी आवाज़ उसके लबों से निकली थी। क्या सोचा है तुमने? ऑफिसर ने आगे बढ़कर उसके घुटने पर हाथ रखकर उसी आहिस्तगी से पूछा जिससे वो खुद बात कर रहा था। यही कि मैं कौन हूँ। अच्छा तो? वो कुछ जान लेने के लिए बेचैन था। एक सिरा हाथ आया है मेरे। उसके अंदाज में सुकून था। वो क्या? वो मजीद आगे को झुका। मुझे लगता है कि मैं तलब हूँ, मैं कोई ख्वाहिश हूँ। अब कि वो कुछ खोया खोया सा लग रहा था। कैसी तलब, कैसी ख्वाहिश? ऑफिसर के अंदाज में बेजारी उतरी। वो दोबारा से पीछे होकर बैठ गया। पता नहीं कैसी तलब, उसके रंग बदलते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा मौजूद रहती है। मुझे बताओ, तुम्हें किस चीज़ की तलब है? तुम्हारी हर तलब पूरी करूँगा मैं। वो एक बार फिर आगे को झुका। कहा ना कि ये रंग बदलती रहती है। कभी एक पानी की बूंद की तलब पूरी कायनात पर हावी हो जाती है। कभी पुरसुकून नींद की तलब जलती आंखों की हसरत बन जाती है। कभी जिस्म से उठती ठेसे सरापा तलब बन जाती है। कभी कोई भूली भटकी याद तालिब बनी दिल के दर खटखटाने लगती है। कभी किसी को एक नज़र देखने की तलब, कभी सब जंजीरें तोड़ने की तलब, कभी किसी खिलौने की तलब, किसी रंगीन किताब की तलब। तलब थी, तलब है, तलब जो कि एहसास दिलाती है कि कुछ कमी है, कुछ अधूरा है ना कुछ अधूरा, है ना कमी। उसकी ज़िंदगी की चमक से खाली आंखों में सवाल जागा। तुम कोई पागल खुद भी शायर हो? ऑफिसर एक झटके से उठा था और कुर्सी को ठोकर मारता कमरे से ही बाहर निकल गया था। तलब थी, तलब है, कमी थी, कमी है। वो जाने किस पर हंसा था। क्या इंसान की किस्मत में भागते रहना है? क्या इंसान का नसीब मांगते रहना है? अब दूसरी तरफ, हिबा की शादी और रिदा की बेपनाह मसरूफियत की बिना पर हुरैन की ज़िंदगी में एक खला पैदा हो गई थी और इस खला को अहमद सिद्दीकी ने बहुत तेज़ी से पुर किया था। बहुत जल्दी उसने उसकी ज़िंदगी में एक दोस्त से बढ़कर मकाम हासिल कर लिया था और वो हर इस मौजू पर घुटनों
घंटों बात कर सकता था जिसमें हुरैन की दिलचस्पी होती। वो उसके साथ कुछ पल गुजारने के लिए अपनी अहम से अहम मसरूफियत पसे पुश्त डाल देता। वो हफ्ते के किसी भी दिन और दिन के किसी भी वक्त उसकी एक कॉल पर उसके सामने हाजिर हो जाता। वो उसके हर मैसेज का 1 सेकंड के अंदर जवाब देता, अपना फ़र्ज समझता। हुरैन की पसंदीदगी और नापसंदीदगी का सिस्टम बहुत तेज़ी से अपने अंदर फीड करता रहा। बहुत जल्दी उसने उसकी पसंदीदा जगह, खाने और लोग हिफ्स कर लिए थे। हुरैन को उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था, सो उसके वक्त का ज़्यादातर हिस्सा उसी के साथ सर्फ होने लगा था। उनकी अक्सर शामें इकट्ठी गुजरती। वीकेंड पर अगर कोई प्लान ना बनता तो अहमर उनके घर आ जाता। मम्मा पापा से भी उसकी खासी दोस्ती हो गई थी। इसके अलावा भी वो लोग अक्सर अपनी फेवरेट मूवीज़, सीरीज़ और सॉन्ग्स एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते थे। मैसेजेस पर तो तकरीबन सारा टाइम वो जुड़े रहने लगे थे। इस वक्त भी वो रात का खाना खाने के बाद ग्रीन टी का कप लिए अपने कमरे में आई थी। वो खाना खा रही थी जब उसे अहमर के मैसेजेस का नोटिफिकेशन मिला था, लेकिन उसने देखा नहीं था। डिनर टाइम सिर्फ फैमिली टाइम होता था उनके यहाँ। कमरे में आने के बाद बेड पर बैठकर उसने ग्रीन टी का कप साइड टेबल पर पड़े खाकी लिफाफे पर रखा। वो लिफाफा पिछले 2 माह से उसके साइड टेबल पर पड़ा हुआ था। पहले तो उसने अपनी सुस्ती से उसे नहीं उठाया, और अब तो इतने अरसे से वो पड़ा था कि यूँ लगने लगा था कि उसकी जगह ही वही है। उस पर काफ़ी सारे निशान भी पड़ चुके थे। चाय के कप के निशान, पानी के ग्लास के निशान, नाइट सीरम की बोतल के निशान। बेड क्राउन के साथ तकिया लगाकर उसने टेक लगाई थी और टांगे समेट कर बैठी थी। दाएं हाथ से कप उठाकर उसने एक सिप लिया और बाएं हाथ से फ़ोन खोलते हुए उसने दोबारा कप रख दिया। कप वहाँ नहीं रखा था जहाँ से उठाया गया था। खाकी लिफाफे पर एक और निशान पड़ गया था और उसे पता भी नहीं चला था। उसकी तवज्जो हाथ में पकड़े इस जगमगाते आले पर थी। अहमर के व्हाट्सएप पर 3 मैसेजेस थे। ये टेक्स्ट मैसेज था। अगले मैसेज में गुलाबी रंग के 2 दिल थे, एक निस्बतन बड़ा और दूसरा ज़रा छोटा, जो पहले वाले के ऊपर था। और फिर वॉइस मैसेज था। उसके बाएं हाथ के अंगूठे ने तिकोन को छुआ था और एक खूबसूरत आवाज़ कमरे में बिखर गई थी। मनाजिर मनाजिर है, बिखरे मनाजिर है, महवरे कस सभी अनासिर। ये गहरी गंभीर आवाज़ अहमर की थी। बड़ी अदा से लगाती है हर शाम लाली, सहज सहज के उतरती है रात काली। चंदा ये समझे कि छुप छप उसकी निराली, हवाओं की चाले है ही मतवाली। ये लबो लहजा भी अहमर का नहीं था कि इतनी साफ उर्दू वो नहीं बोल सकता था। सुबह की किरणें छम छम आई, धरती पे आके जाल बिछाई। बादल की बूंदें ज़मीं को सताई, बल खाती नदियाँ गीत है गाई। मनाजिर मनाजिर ये बिखरे मनाजिर, ये महुए रक्स सब ही अनासिर। लेकिन ये आवाज़ इतनी भी नामानूस नहीं लग रही थी। नाजा है कि ये नादान है, तुझसे अभी ये अनजान है। उन्होंने अभी देखे नहीं खमदार पलकों के लर्जा साए, वो गुलाल गालों पे कि शाम शर्माए। पंखड़ियों में छुपी मोतियों की लड़ी, गुनगुनाती हुई वो दिलकश हंसी। वो पलकों की लर्जिश, वो होठों की जंबिश, वो कहकहों की बारिश, वो नैनों की साजिश। उसका जहन इस आवाज़ और अंदाज को पहचानने की कोशिश कर रहा था। वो बोले तो बजता एक साज है, वो आए तो मौसम गुल का आगाज़ है, और फिर नाजा सा एक अंदाज है। दिल गिरते रहें वो बेनियाज है, बेसबब कहा ये तेरा नाज है। उस हुस्न पे सजता यही अंदाज है। और मनाजिर मनाजिर ये बेबस मनाजिर, बेसबब महूर रक्स है ये अनासिर, तेरी दिलकशी तक पहुँचने से कासिर। नज़्म ख़त्म हुई थी। उसने दोबारा से शुरू से लगाई। अब की बार उसकी नज़रें स्क्रीन पर नहीं जमी थी, बल्कि सामने वाली दीवार पर थी। नज़रें खाली थी। सारा जोर समातों पर था। वो बेहद गौर से उस आवाज़ को सुन रही थी। खमदार पलकों की लर्जा साए, वो गुलाल गालों पे कि शाम शर्माए। पंखड़ियों में छुपी मोतियों की लड़ी, गुनगुनाती हुई वो दिलकश हंसी। उसकी नज़र से दीवार
उसकी नज़र दीवार से हटकर साइड टेबल पर टिकी थी, जहाँ खाकी लिफाफा अपने दामन पर बहुत सारे दाग सजाए उसे तक रहा था। मनाजिर मनाजिर, ये बेबस मनाजिर। एक मंजर उसके सामने खुला था। वो यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम था, जहाँ कोई इवेंट चल रहा था। रिदा और हिबा के दरमियान वो बोर सी बैठी हुई थी, जबकि वो दोनों बड़े शौक से स्टेज पर नजरें जमाए बैठी थी। जहाँ रोस्ट्रम के पीछे वो नेवी ब्लू शर्ट में मलबूस संजीदा चेहरा लिए खड़ा था हशाम अहमद, लिटरेरी सोसाइटी का प्रेसिडेंट। वो अपनी शायरी सुना रहा था, जो हुरैन के सर के ऊपर से गुजर गई थी। मैंने आज बोरियत से फौत हो जाना है, उसने कोई 10वीं बार रिदा की कमर में टहुका दिया। क्या है यार, चुप करके बैठो जब तक अगली क्लास का टाइम नहीं होता। बाहर गर्मी में जाकर किधर ख्वार होना है। अच्छा भला एसी लगा हुआ है यहाँ। वो लोग गर्मी से तंग आकर ऑडिटोरियम में घुसे थे और अब वो दोनों निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। थक कर उसने आंखें मूंद कर सीट की पुश्त से सर टिका लिया था। आंखें बंद करने से समात की हंस जरा ज्यादा तेज होती है। ना जोगियों का भेस भरा, ना जंगलों में ही भरा, किसी मुर्शिद से नहीं साबिका, ना ही क्या कोई मराकबा। लेकिन फिर भी मिला मुझे वो ज्ञान है, वाहिद तुझ पे ध्यान है। हर ख्वाहिश हर उमंग मिटा सकता हूँ मैं, तेरे तस्वुर से तेरी तस्वीर तक के सफ़र में सारी उम्र बिता सकता हूँ मैं। वो खामोश हवा में था, लेकिन बहुत सारी आवाज़ें उभरी थी। मुकर्रर, दोबारा, वंस मोर, और फिर 1 2 3, न जाने कितनी बार लोगों के पुरजोर इसरार पर ये मिसरे दोहराए गए थे। जो हुरैन को इस वक्त अल्फाज के मानी तो समझ नहीं आए थे, लेकिन उस शख्स की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। उसका लबो लहजा सहरंगेज था, सो वो आंखें मूंदे सुनती चली गई थी। और जब उसने आंखें खोली थी तो स्टेज पर मौजूद ग्लासेस के पीछे से झांकती 2 आंखें उसके चेहरे पर मरकूज थी। इस वक्त तो ये एक इत्तेफाक से ज़्यादा कुछ नहीं लगा था, मगर न जाने क्यों आज 4 साल बाद उस खाकी लिफाफे पर नजरें मरकूज थी। वो और अहमद की भेजी हुई इस शख्स की आवाज़ में नज़्म सुनते हुए उसे अपने गाल और कान की लोए तपती हुई महसूस हो रही थी। उसने फ़ोन पर नज़र जमाई। अहमद कुछ टाइप कर रहा था। उसने व्हाट्सएप बंद किया था और फिर वाईफाई ऑफ करके फ़ोन दूसरे तकिए पर फेंक दिया था। उसकी नज़र दोबारा से खाकी लिफाफे पर गई थी। निशानों से भरे इस लिफाफे को वो काफ़ी देर देख रही थी, लेकिन उसने उसे उठाया नहीं था। वो रात उसके लिए कुछ गैर आरामदा सी रह गई थी। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आखिर क्या राज है उस खाकी लिफाफे में। क्या होगा अब इसकी ज़िंदगी में। वो अहमद से शादी करेगी या वो उस खाकी लिफाफे की तरफ आगे बढ़ेगी। चलो देखते हैं आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।